नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और आज इस वक्त जो है कि मैं अपने एक सीनियर पत्रकार जो कि हमारे विगत 40 वर्षों से लगातार जो है कि उत्तराखंड कोटद्वार में जो है कि अपनी पत्रकारिता का लोहा मनवा चुके हैं और एक जाना पहचाना नाम। साथ ही जो है कि आप जो है उत्तराखंड आंदोलन में भी रहे। उत्तराखंड का जो जब आंदोलन हुआ था तो उस वक्त भी जो है आप सक्रिय रहे और 14 दिन आप जेल में भी रहे। लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि जो उस आंदोलन के आंदोलनकारी थे, सत्यता में उन लोगों को जो है कि उत्तराखंड आंदोलन का जो है कि उत्तराखंड सरकार ने कोई फायदा नहीं दिया। लेकिन चलिए इस बात को एक साइड रखते हैं, बात करते हैं। हमारे सीनियर हमारे साथ है सूरज कुकरेती जी। पंडित सूरज कुकरेती जी का नाम पूरे कोटद्वार ही नहीं, पूरे पौड़ी और पूरे उत्तराखंड में लोग जानते हैं उनको। और वो जो उनकी लेखनी जो है हर कोई आदमी पढ़ता है और उस पर जो है भरोसा भी करता है। तो कुकरेती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गढ़ आवाज में। महावीर भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। नववर्ष 2026 और आज बहुत ही देशभक्त, राष्ट्र प्रेमी और सनातन संस्कृति के संवाहक गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी है और मकर संक्रांति की आपको शुभकामना। धन्यवाद सर। आज आपसे बात करने का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आज उत्तराखंड को आप देख रहे हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड हमारे जो है देवभूमि कहा जाता है। और देवभूमि में जो है कि हमेशा जो है बहुत साधारण लोग यहाँ पर रहा करते थे। बहुत ही एक संस्कृति, अच्छी संस्कृति थी, परंपरा थे, रीति रिवाज थे और बड़े हर्षोल्लास के साथ में मिल करके सब लोग रहते थे। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं एक अशांति सी जो है पूरे उत्तराखंड में, आखिर इसकी वजह क्या आप समझते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल सामने रखा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूरा राज्य अशांत है। और देखिए महावीर भाई, उत्तराखंड राज्य की लड़ाई, उत्तराखंड की आवाज को हमारे वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने बहुत पहले उठा दी थी। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव पीसी जोशी जी बने थे और उन्होंने उत्तराखंड की आवाज को उठाया 1952 में जी। जब देश आजाद हुआ तो यहाँ पे राजनीतिक दल, हालांकि कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी 1885 की है, लेकिन 1952 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उत्तराखंड राज्य की पृथक की मांग उठाई और 1926 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भारत में गठन हुआ जी। और उसके प्रथम महासचिव जो है वो पीसी जोशी बने, जो अल्मोड़ा के रहने वाले थे जी। और पीसी जोशी जी की जो धर्मपत्नी थी वो बंगाल की थी, मैं उनका नाम भूल गया लेकिन बंगाली थी वो। तो एक विद्वान व्यक्ति ने जिस राज्य की आवाज उठाई थी, उन्होंने धर्म और जाति और क्षेत्र को लेकर के उत्तराखंड की आवाज नहीं उठाई थी। उन्होंने यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां, सदियों से पिछड़ता क्षेत्र, राजशाही और सामंतवादी व्यवस्था से यहाँ का जनजीवन का शोषण और बदलते दौर में जहां दुनिया बदल रही थी उसके बाद भी उत्तराखंड उन्हीं गुलामी की दास्तान से जकड़ा हुआ था। चाहे वो राजशाही का सोच हो या ब्रिटिश भारत में भी जो है यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा कोई तवज्जो नहीं मिला, सेना में स्थान मिला। वो अंग्रेजों की जरूरत थी, क्योंकि अंग्रेजों को जरूरत थी अपने एक वफादार लोगों की। तो तमाम इन चीजों को लेकर के कॉमरेड पीसी जोशी ने उत्तराखंड राज्य की आवाज को उठाया और 1962 में जब चाइना और भारत का युद्ध हुआ तो फिर भारत की जो लोकतांत्रिक सरकार थी, यहाँ पे जो राजनीतिक दल थे, उन्होंने कम्युनिस्टों पर आरोप लगाया कि ये चाइना का पक्ष ले रहे हैं। तो उस समय फिर इस आवाज को दबा दिया गया और फिर उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में इसका गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर डी डी पंत, जो भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे, उनको जिम्मेदारी मिली। उनके नेतृत्व में पार्टी आगे आई। काशी सिंह अली जैसे जुझारू नेतृत्व छात्र राजनीति से निकले, जिनके अंदर उत्तराखंड की पीड़ा थी और हम लोग भी उनके साथ जुड़े। हाँ, बात सवाल यही होता है पंडित जी कि आपने भी आंदोलन लड़ा, आपने बहुत डिटेल में जो है पूरी एक जानकारी जो है। अब हमने आंदोलन लड़ा, हम लोग तो 14 दिन आप जेल में। हाँ, देखिए मैं बेसिकली फोटोग्राफर था और बहुत अच्छा हमारा फोटोग्राफी का व्यवसाय था। जिस दौर में हमारे पत्रकार साथियों को 200-300 रुपए वेतन मिलता था, हम उस दौर में 80 के दशक में भी 500-700 रुपए रोज के हमें अर्निंग होती थी और हमें कभी आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ा, क्योंकि हम एक कंप्लीट टेक्निकल पर्सन थे जी। और जो पत्रकार साथी थे वो सिर्फ लिखना जानते थे, लेकिन उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था।
तो हमसे फोटो ले जाते थे। हमने कई कार्यक्रम अटेंड करे। जवाहरलाल नेहरू सिटी सेंटर दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, उत्तराखंड पर। आपके ये साउथ एक्सटेंशन में वहां पे कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस राजा भगोड़ा आज नहीं है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। उन लोगों के साथ भी जुड़े हम। डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट, आपके पीसी तिवारी जी हो गए हैं, राजीव लोचन साहब हो गए, जैसे टीम जिन लोगों ने इस राज्य की लड़ाई को आगे बढ़ाया। लेकिन राज्य तो मिल गया हमें, लेकिन राज्य में आज भी समस्याएं जस की तस है। और उत्तराखंड को ब्रिटिश पीरियड से लेकर के अब तक एक शराब की मंडी के रूप में चयनित किया गया है, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड के लिए है। और मैं वर्तमान में हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यहाँ मुख्यमंत्री हैं। उनसे बड़ी उम्मीद हम करते थे कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया है, उससे कुछ बेहतर उत्तराखंड को मिलेगा। लेकिन उन्होंने भी सिर्फ शराब को हथियार बना करके उत्तराखंड में शराब की दुकानें खोली हैं, बाकी कुछ नहीं खुला है। और उत्तराखंड के अंदर आज 70% जो यहाँ की आवाम है वो शराब से ग्रसित है, नशेड़ी बन चुकी है। और अब कोई भविष्य उत्तराखंड का लगता नहीं है। दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे यूकेडी हो, उनका भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कांग्रेस के पास भी यहां पर 2 बार लगातार सत्ता रही है, 2002 से 2007 तक, 2012 से 2017 तक। कुछ काम कोटद्वार में बेहतर हुआ है पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा, उन्होंने प्रयास किया है, हम उनके कार्यों की सराहना करते हैं। एक अच्छे लीडर है। लेकिन कांग्रेस ने भी उत्तराखंड राज्य को किस तरह से एक बेहतर मुकाम देना है, इस पर उनका भी कोई होमवर्क नहीं रहा है। ऐसा उन्होंने योजना नहीं बनाई कि उत्तराखंड को हम, हालांकि हरीश रावत जी कोटद्वार आए जब उनकी सरकार गिर गई 17 में और हार गए, तो बोले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं गैरसैंण को राजधानी घोषित नहीं कर पाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा नेतृत्व नहीं उभरा जो मजबूती के साथ मजबूत फैसले ले सके। हरीश रावत जी ने इस बात को स्वीकार किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित नहीं किया। आज देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि आज 25 साल राज्य बनने के बाद भी हमारे पास अस्थायी राजधानी नहीं है। हम देहरादून का अस्थायी के रूप में देखते हैं। ये दोहरा चरित्र जो उत्तराखंड के नेताओं का रहा है, सरकारों का रहा है, इससे उत्तराखंड के उन तमाम लोगों को बड़ा उनको चोट पहुंची है। वो आहत है जो उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। हाँ बिल्कुल। मैं बात करूं, मैं जब उत्तराखंड मूवमेंट में आया तो हमने अपने खून से संकल्प पत्र भरे जी। और हमने कौटिल्य मैदान सितारगंज में एक जो सभा थी वहां पर उसको कौटिल्य सभा के नाम से उसको हमने कौटिल्य मैदान उसको दिया था। और वहां पे हमने अपने खून से शपथ भरे थे कि जब तक उत्तराखंड राज्य नहीं बनेगा हम इस लड़ाई में बराबर भागीदारी निभाएंगे। हमने निभाई जी। और लगातार आंदोलनों में रहे। 23-24 फरवरी 1991 को उत्तराखंड बंद चक्का जाम का आह्वान हुआ था। उसमें मेरे आज दिवंगत साथी हैं उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष थे रंजीत विश्वकर्मा, खड़क सिंह बगलवाल आज भी हल्द्वानी में ठेकेदारी कर रहे हैं। और हम 3 लोग जब उत्तराखंड 48 घंटे का बंद चक्का जाम था, हमने हल्द्वानी में चक्का जाम किया, बंद किया। और डिग्री कॉलेज के लड़कों को पुलिस बंद कर रही थी तो हमने उनको छुड़ाया और हमने कहा भी हमें अरेस्ट करो। हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। तो हम तीनों लोग जो है हल्द्वानी थाने में, उस समय एक इंस्पेक्टर साहब थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमें थाने में ले गए, हमें चाय पकौड़ी भी खिलाई और बोले कि भाई आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो हम तीनों लोग अरेस्ट हुए और 2:30 बजे हमें एसडीएम कोर्ट से हीरानगर जेल भेज दिया गया। अच्छा। हम वहां जो है 8 फरवरी 1991 को साय को हमारी वहां से रिहाई हुई। सशक्त हमारी कोई मतलब उसी तरह से हमारी रिहाई हो गई, एक आंदोलनकारी के रूप में वहां रहे हैं। और उस समय वहां पे पांडे साहब जो थे जेलर थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप अलग कमरे में रहिए। हमने कहा हम अलग में नहीं रहेंगे, हम जनरल कैदियों के साथ में रहना चाहते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह के कैदी हैं। तो मैंने वहां भी महसूस किया कि वहां पर जितने युवा कैदी जो उत्तराखंडी मूल के थे वो सब शराब की थैलियों को सप्लाई करने के जुर्म में वहां पर आए थे। और जब हम उनसे पूछते थे तो लास्ट में वो यही कहते थे कि भाई साहब हमने फिर यही काम करना है। तो मेरा कहने का मकसद है कि उत्तराखंड को हम विगत आजादी के बाद से ही एक शराब की मंडी के रूप में और शराबियों के जमावड़े के रूप में जो हमने इसकी पहचान बना दी है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि ये लोग जो देवभूमि कहते हैं, क्या देवभूमि में शराब का कारोबार होना चाहिए? नहीं। मांस मदिरा का कारोबार होना चाहिए? हमारे धार्मिक स्थलों में भी तमाम जो है बुच्चर की दुकानें खुली हुई हैं, ठीक है,
दुनिया में इस समय दो ही किस्म के लोग हैं, एक शाकाहारी एक मांसाहारी हैं। हम किसी मांसाहारी के खाने का प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देवभूमि कहीं पर मंदिर है, मठ है, गुरुद्वारा है या जो भी ऐसे स्थल हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसकी मर्यादा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन इस पर न तो सरकार का ध्यान है न समाज का ध्यान है। और मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, स्मैक भी यहाँ फैल गई है, और राज्य जो है आज किस दिशा में जा रहा है ये समझ से परे है। न तो इसमें समाजशास्त्री चिंतित हैं, न कि उत्तराखंड राज्य पर आज राज्य को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी जी। और अभी अंकिता भंडारी का प्रकरण हुआ है। हाँ बिल्कुल, मेन चीज यही अंकिता भंडारी के प्रकरण पर वर्तमान में जो चल रहा है, इसका बहुत दुर्भाग्य है कि अंकिता भंडारी की हत्या एक ऐसी सरकार में होती है जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है। हालांकि देश के अंदर कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों की आर्थिक नीतियां देश के किसान, मेहनतकश, मजदूर, दस्तकार और संघर्षशील लोगों के विरुद्ध में जो है कांग्रेस और भाजपा के अर्थशास्त्र को मानता हूं। इनका जो आर्थिक नीतियां हैं वो गरीब विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, मेहनतकश लोगों के विरोधी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आर्थिक नीतियां कांग्रेस की हैं वही भाजपा की हैं, जो भाजपा की हैं वही कांग्रेस की हैं। नहीं, आज आप एक चीज देखते हैं, मैं आपसे बीच में आपको रोकना चाहूंगा। मेन मुद्दा यही मेरा था कि उत्तराखंड में जो अशांति इस वक्त फैली हुई है, आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट के लिए आगे आ रहा है, कोई अपनी किसी मुद्दे पे आगे आ रहा है, किसी समस्या पे आगे आ रहा है, तो पुलिस आगे आ जा रही है। आप देख रहे हैं कि लाठी डंडे चल रहे हैं। पुलिस हमेशा आगे आती है, कहीं भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी पुलिस ही आगे आती थी। कोटद्वार में पृथ्वी सिंह बिस्टी की हत्या हुई है, यहाँ पर पुलिस ने मारा उसे। ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। पुलिस जो है किसी भी सरकार का एक मेन हथियार पुलिस होता है। पुलिस जो है सरकार के लिए काम करती है। अब तो दुर्भाग्य है कि यहाँ प्रेस भी सरकार के लिए काम कर रही है। बिल्कुल, ये मीडिया भी सरकार के लिए काम कर रहा है। ये बहुत सच्चाई आपने बताई। आप देखिए कोटद्वार में इतनी समस्याएं हैं, कौन से किसी लीडिंग अखबार में कोई यहाँ की समस्या आ रही है? कहीं भी नहीं दिख रही है। वो तो सोशल मीडिया का धन्य है कि वो कहीं ना कहीं आपसी कंट्रोवर्सी सही कि किसी को मिल गया किसी को नहीं मिला, तो उसी उसमें भी कम से कम वो खबर लगा देते हैं। तो वो घटना जो है दबती नहीं है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी चीज है अंकिता भंडारी के प्रकरण पर। जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई उस समय कांग्रेस के बड़े लोगों ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया, सड़कों पर नहीं उतरे। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो देखिए, अगर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आज आगे आ रही है तो उसके ऊपर भी उसको लेकर के भी लोग यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है। ये चुनावी हथकंडा इस समय नहीं कहते लोग। अगर जिस समय अंकिता भंडारी की हत्या हुई उस समय कांग्रेस के लोग महिला समूह के साथ बृहत आंदोलन में उतर जाते। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जितना भी जो माफिया तंत्र है, जो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का सिलसिला है, उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर के इसको अंजाम दे रही हैं। बिल्कुल। और देखिए, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर मैंने पत्रकारिता में नैनीताल समाचार जैसे एक जन सरोकारों से जुड़े अखबार से अपना लिखना शुरू किया। मैं फोटोग्राफर था, मैं जनवाणी में भी लिखता था अपने आर्टिकल, जो उसमें चिट्ठी पत्री कॉलम में भी जाते थे मेरे, दैनिक जागरण और अमर उजाला में। लेकिन मैं नैनीताल समाचार से जुड़ा, मैं नेपाल तक की समस्याओं को लेकर के आया। नेपाल के जन आंदोलन में भी मैंने भूमिका निभाई है जी। मनमोहन सिंह जो वहां के अधिकारी, मनमोहन अधिकारी जो वहां के पीएम थे, उस समय मैंने वहां के नैनीताल समाचार की रिपोर्टिंग की है। तो मैंने देखा कि नेपाल जो है बहुत सुधर रहा था। और जिस दौर में नेपाल एक समय था, उस दौर में उत्तराखंड के पढ़े लिखे लोग आज जा रहे हैं। जबकि नेपाल में शिक्षा नहीं थी और उत्तराखंड में शिक्षा है। लेकिन नेपाल के उस नशेड़ी दौर में उत्तराखंड का पढ़ा लिखा शिक्षित समाज आज उस दौर में जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आज यहाँ के युवाओं के लिए कोई काउंसलिंग नहीं है। कोटद्वार की बात करता हूं मैं यहाँ पर, मैंने बहन नीतू खंडूड़ी जी से भी इस बारे में कई बार बात कही। उनका एक प्रयास आज यहाँ पे साकार हुआ कि उन्होंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी खोली है सीडीएस साहब को समर्पित करते हुए, बिपिन रावत जी को। ये मैं इसके लिए मैं बहन नीतू खंडूड़ी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एक प्रोफेसर होने के नाते अपने अच्छे परिवार और संस्कारों को एक मूर्त रूप देते हुए यहाँ पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की है। और वो लाइब्रेरी आगे बरकरार रहे, ये भी मैं उनसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। सर ये बताइए कि जिस तरह से इस समय माहौल चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पे लगातार अंकिता वाले मामले में जो है कि कई इस्तीफे उनके कार्यकर्ता दे रहे हैं, पदाधिकारी दे रहे हैं, साथ ही जो है कि बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय बना रहा। तो 2027 में भाजपा पर क्या इसका असर पड़ने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊं,
उत्तराखंड ही नहीं, आसाम के अंदर बहुत ज्यादा बलात्कार हुए हैं, आपके हर राज्य के अंदर। और मैं ज्यादा दूर की बात करूं, महिलाओं का जितना दमन और शोषण आज भी पश्चिम बंगाल में है, जबकि वहां पे 36 साल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है। लेकिन भारत के अंदर जो समाजवादी सोच है उसको भी इन्होंने ये सामंतवादी सोच के साथ जोड़ करके काम किया है, जिसके कारण ये सफलता नहीं मिली है। बंगाल और केरला में थोड़ा बहुत भूमि सुधार हुआ था, उसके बाद फिर वो सुधार खत्म हो गया और आज देश के अंदर बहुत खतरनाक भूमाफियाकरण बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड तो इसकी चपेट में है। आज आए दिन यहाँ पे जमीनों पे कब्जा होना, जमीनों के मामले में गोलीबारी होना, देहरादून में कई हत्याएं हो गई हैं, कोरदौर में हत्याएं हुई हैं। तो इसमें टोटली जो है उत्तराखंड के अंदर जो लीडिंग राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने सत्ता में यहाँ पे भागीदारी निभाई, मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के लोग ही भूमाफियाकरण को समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। कोरबा में झंडी चौर जो वहां पर एक बहुत बड़ी बसागत थी, अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन, उन लोगों की जमीन आज सब साफ हो गई है। बोक्सा जाति की जमीन साफ हो गई है। किसने किया ये? कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में इन जो है ये जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जिनकी राजनीतिक सोच नहीं थी, जिनके अंदर कोई ज्ञान नहीं था, और क्या कहते हैं जनजाति के लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों को बेचने का काम हुआ है। और इसमें टोटल जो है कांग्रेस और भाजपा की जो सरकारें उत्तराखंड के अंदर रही हैं, इनके द्वारा ये काम हुआ। तो फिर तीसरा विकल्प हमारे उत्तराखंड में कौन उभर है? देखिए, तीसरा विकल्प बनना चाहिए, एक रिक्वायरमेंट है। तीसरा विकल्प तो पूरे देश के अंदर बनना चाहिए, लेकिन तीसरा विकल्प इसलिए नहीं बन पा रहा है कि जनता जो है आज पंगु बन चुकी है। तीसरे विकल्प के लिए नेतृत्व नहीं है आपके पास। तीसरा विकल्प देश के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनती थी, लेकिन उन्होंने भी जो चरित्र बंगाल में अपनाया है, बंगाल बात उत्तराखंड की करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर देवभूमि कहलाने का हक उन लोगों को बिल्कुल नहीं है जो नशा करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं और धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है उसको बिगाड़ रहे हैं। वो प्रोटोकॉल को जो वहां पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें देवभूमि कहने का बिल्कुल हक नहीं है। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर हम लोगों को बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, लेकिन उसको राजनीतिक हथकंडा नहीं बनाया जाना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उसमें जो भी दोषी हैं, चाहे वो किसी पक्ष के हों, विपक्ष के हों, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए थी। और इस मामले में हम वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, अगर वो इसकी सही जांच नहीं करवाते हैं, सीबीआई से जाने उनको भी माफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं, अगर सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं, वैसे सरकार सीबीआई जांच नहीं करवा रही है, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन साथ ही आप एक चीज और देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था हो, चाहे मीडिया हो, या चाहे जो भी एजेंसियां, हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सब जो है भाजपा की बोली बोलते हैं। तो ऐसे में कैसे सीबीआई पे हम देखिए, भाजपा की बोली बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष क्या है? नेता जेल जाने से क्यों डर रहे हैं? अगर राहुल गांधी के अंदर कैलिबर है, अपने को युवा मानता है, जिस तरह से वो स्कर्ट पहन करके घूमते हैं जाड़े में भी, मैं बहुत सम्मान करता हूं उस युवा का कि वो एक अच्छे परिवार से है। और उसके पिताजी जो थे राजीव गांधी, तो बहुत कम उम्र में पीएम बन गए थे, भारत को कंप्यूटर युग देने वाले राजीव गांधी थे। उनकी दादी ने देश को बहुत कुछ दिया, महिला सशक्तिकरण। लेकिन राहुल गांधी जो है नेतृत्व को, ठीक है, लोकतंत्र में हमारे पास दो सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा हम सरकार बदल सकते हैं, दूसरा हम जन आंदोलन के माध्यम से, जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, उससे भी हम सरकार को बदल सकते हैं। तो आखिर जो तीसरा विकल्प बनने की मैं इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस के लोग भी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में सपोर्ट कर रहे हैं, देश के अंदर भी सपोर्ट कर रहे हैं। जब उनकी आर्थिक पॉलिसियां, कारोबार उनके मिलके चल रहे हैं, शराब वो मिलके बेच रहे हैं, जमीनों का धंधा वो मिलके कर रहे हैं, आपके तमाम जो भी प्राकृतिक संसाधनों को मिलकर के बेच रहे हैं। अगर 100 रुपए बीजेपी के लोगों का हिस्सा है, तो 20 रुपए उसमें कांग्रेस के लोगों का भी हिस्सा है। तो इस तरह की दोहरे चरित्र से आप
कैसे बीजेपी को या कैसे सरकार की गलत नीतियों का खिलाफ करके सरकार को शिकस्त दे सकते हैं? जी 2027 को किस रूप में देखते हैं? आपके क्या कुछ बदलाव हो सकता है या जनता क्या चाहती है? 2027 में जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर स्थिति है, कांग्रेस प्रयास कर रही है, तीसरा पक्ष कोई है नहीं, लेकिन कांग्रेस का जो प्रयास है, कांग्रेस जो है कहां फेल है मैं आपको बता दूं। कांग्रेस विचारधारा पे फेल है। कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी, आज कांग्रेस के लोगों की कोई विचारधारा नहीं रह गई है, कोई उनका क्या कहते हैं कार्यशाला ही नहीं है। आज कांग्रेस का जो युवा लीडर है उसकी कोई स्टडी नहीं है, मुद्दे नहीं तो नहीं मुद्दे तो है, लेकिन मुद्दों के लिए आपके पास तकनीकी ज्ञान तो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल उठा नहीं पा रहे मुद्दे, तो उसको कैसे आपने इंप्लीमेंट करना है वो उनके पास नहीं है। वो चीज और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जिसके पास धन बल हर चीज की बड़ी मजबूत ताकत आज है, और ऐसा भी नहीं है, बहुत जगह उन्होंने भी कुछ सुधार के कार्य किए हैं। हम विपक्षी होने के नाते या विचारधारा को लेकर के ही टारगेट नहीं करेंगे। अगर कोई विपक्षी भी अगर कहीं जनहित के कार्य करता है तो उसको भी वहां पे रखा जाना चाहिए। और हम लोग पत्रकार हैं, हमको पत्रकारिता के मापदंडों पे ही कार्य करना चाहिए। जो जहां सही है उसको सही करना चाहिए, जो गलत है उसे गलत करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को, भाजपा को उत्तराखंड में शिकस्त देने के लिए बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत तकनीकी ज्ञान को लेना पड़ेगा। महिलाओं की आवाज, महिला सशक्तिकरण। आप एक बात बताइए, देश में आज हमारे लोकतंत्र को कितना समय हो गया है? हमारे संविधान में महिलाओं को बराबरी के हक की बात की गई है। आपके उत्तराखंड में कितने 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 रिजर्व सीटें हैं महिलाओं के लिए? एक भी नहीं अभी तक। अभी पार्लियामेंट में 30% की बात हुई है। हाँ, तो भारत की आधी आबादी को आप क्यों अधिकार नहीं दे रहे हैं? जब हमारी एक महिला जो है फाइटर जेट चला सकती है जी, ट्रेन चला रही है हमारी बहनें, आज बेटियां जो हैं बड़े से बड़े वैज्ञानिक संस्थानों में काम कर रही हैं, आप उनको विधानसभा और पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में बराबरी का हक क्यों नहीं दे रहे हैं? जी, तो कहां महिला सशक्तिकरण हुआ है? मेरा तो मानना है कि वर्तमान भाजपा सरकार को और केंद्र सरकार को, मोदी जी को तत्काल उत्तराखंड के अंदर 33% महिलाओं का आरक्षण लागू करना चाहिए। अगर अंकिता भंडारी की हत्या और अंकिता भंडारी की जैसी हत्याएं फिर न हो तो महिलाओं को मजबूती के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार देने पड़ेंगे, और ये पूरे देश में देना पड़ेगा। जी। जब आधी आबादी देश में महिलाओं की है, 170 करोड़ में से आधी आबादी महिलाओं की है, तो उन आधी आबादी महिलाओं की आज तो सब शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। चलो 52 की बात छोड़ दीजिए, 52 में इतनी शिक्षा नहीं थी, 70 में भी नहीं थी, लेकिन आज 2025 में तो हर महिला ग्रेजुएट है। बिल्कुल। तो क्यों उन्हें अधिकार नहीं दे जा रहे हैं भाई? तो ये देश में सबसे पहले आपको बराबरी का हक देना पड़ेगा। समाज के हर वर्ग को उसके अधिकार देने पड़ेंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। और देश में मैं भी आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सही और गलत का आकलन किया जाना चाहिए। और राष्ट्रवाद से बड़ा कुछ नहीं है, भारत के संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। संविधान के दायरे में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। धर्म जो है वो हमारी आस्था का विषय है, और धर्म को लेकर के सड़कों पर विवाद पैदा नहीं होना चाहिए। और हर समाज के व्यक्ति का, हर जाति संप्रदाय के लोगों के अधिकारों को भारतीय संविधान के तहत, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है उसके तहत उसे मिलना चाहिए। बिल्कुल, उसको उसके अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार मिलने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित सूरज कुकरेती जी, आपने बहुत कुछ जानकारियां जो है कि आज हमारे दर्शकों को दी है, बहुत सारा ज्ञान आपको है। तो ये थे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंडित सूरज कुकरेती जी, जिनसे कि आपको बहुत कुछ जानकारियां सुनने को मिली है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से जो है कि उत्तराखंड के बारे में अपनी बातें रखी है। तो आइए किसी और दिन अन्य मुद्दों पर फिर उनसे चर्चा में आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज। नमस्कार।